अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली डीसी जो बाइसिंग है उसको स्टडी कर रहे हैं और उस पे हमने फिक्स्ड बाइस, एमिटर बाइस और लास्ट टाइम वोल्टेज डिवाइडर बाइस के अंदर फर्दर दो कॉन्फ़िगरेशंस को एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मेथड उनको एनालाइज किया था। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। सो एज द नेम सजेस्ट्स कि आपके पास कलेक्टर वाली साइड से कोई ना कोई फीडबैक आ रही होगी और फीडबैक में अमूमन ये होता है कि कोई भी जो एक पॉइंट है वो एक से ज़्यादा वेज में आपस में अटैच होता है। फीड का वर्ड जैसे फ्रॉग की सेंस में था, यू आर फीडिंग समथिंग, और फ्रॉम द बैक साइड इसमें क्या होता है कि अमूमन आप जब कंट्रोल सिस्टम करते हैं ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम के अंदर जो आउटपुट होती है उसको आप वापस फीडबैक कर रहे होते हैं और आपकी जो इनपुट होती है उससे कंपेयर हो रहा होता है कि जो आप इनपुट चाह रहे थे या जो चीज़ आप चाह रहे हैं आया कि आउटपुट वैसी आई है या नहीं आई, उसमें कितना एरर है। सो आगे कंट्रोलर होता है, फिर वो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन से पैरामीटर को अप करना है, कौन से पैरामीटर को डाउन करना है, ताकि डिज़ायर्ड वैल्यू जो है वो आपको मिले। तो सम हाउ कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक का कोई ऐसा मतलब होता है, ठीक है। सो अभी जो कलेक्टर फीडबैक है उसको देखते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की है। अगर आपके सामने ये जो फिगर 4.38 अगर आपको नज़र आ रही हो, डीसी बायस सर्किट विद वोल्टेज फीडबैक। अब इसके अंदर डीसी बायस सर्किट के अंदर विद वोल्टेज फीडबैक, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास वीसीसी है, आरसी, और ये देखें ये वो कलेक्टर वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये कलेक्टर वाला पॉइंट ये बेस की तरफ जा रहा है। दैट इज़ द वे के व्हाई यू आर सेइंग कि दैट इज़ कलेक्टर फीडबैक। ये कलेक्टर वाली साइड से चीज़ आई और फीडबैक हो रही है बेस के ऊपर। सो ये जो आरएफ है, ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है आरएफ, ये बेस के थ्रू अटैच है, ठीक है। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस, ये जो आरएफ रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, अगर मैं ये सपोज करूँ कि ये नहीं है, तो इससे पहले मोमन हमारे पास क्या होता था, वीसीसी, आरसी, और ये सीधा कलेक्टर पर आ रहा होता था। अब जो आरसी है उसके ऊपर करंट कुछ और है, सी कलेक्टर पॉइंट के ऊपर करंट कुछ और है, और आर एफ पर करंट कुछ और है। यानी कि आर सी से होता हुआ जो करंट आ रहा है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड लग रहा है, एक कलेक्टर की तरफ जा रहा है और एक आर एफ की तरफ जा रहा है। तो कुछ ऐसा वे है। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक होता है उसका देखना ही होता है कि टॉपिक का कॉन्फ़िगरेशन के साथ या नाम का टॉपिक के साथ क्या लिंक है। सो सम हाउ वो लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है। और जो सर्किट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। अगर तो सर्टन किसी टाइप की है तो उस टॉपिक का हमने नाम रखा हो, अगर नहीं भी है तो एक टॉपिक है जो कि खैर हमने स्टडी नहीं करना, इसी चैप्टर के अंदर था, मिसक्लेनियस कॉन्फ़िगरेशंस का। तो सम हाउ किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन अलाउ है अनटिल अनलेस कि आपको एम्पलीफिकेशन मिल रही हो, अनटिल अनलेस कि वो लीनियर रीजन में रह रहा हो, अनटिल अनलेस कि आप एक्टिव रीजन में। तो कुछ के नाम हैं, कुछ मिसक्लेनियस में भी आ जाती हैं। तो ये, और फिर हमारा नेक्स्ट जो काम होता है वो ये होता है कि हम बेस और एमीटर लूप लगाते थे, उसके अंदर अमूमन हम आई बी को कैलकुलेट कर लेते थे। ये आई बी अक्सर इसीलिए ज़रूरी होता था कि इसका ताल्लुक आई सी के साथ था, आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। और फिर दूसरा हम कलेक्टर और एमीटर का लूप लगाते हैं तो अक्सर हम उसके अंदर वी सी ई को कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर जब हम क्यू पॉइंट बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे अमूमन हमारे पास वी सी ई होता है और वाई एक्सिस के ऊपर अमूमन हमारे पास आई आई। सी और फिर हम एक लोड लाइन एनालिसिस करते हैं कि अगर हमारे पास करंट ज़ीरो हो तो क्या होगा और अगर वोल्टेज ज़ीरो हो तो क्या होगा। वो दो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, हम उन दो पॉइंट्स को मिला देते थे तो वो लोड लाइन एनालिसिस हमारे पास आ जाता है। तो जो हमारे पास एम्पलीफायर की जो कॉन्फ़िगरेशन, जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक की कर्व होती है, वो जहाँ पर लोड लाइन को टकरा रही हो उसके ऊपर हम अमूमन क्यू पॉइंट ले लेते हैं। और हमारा मकसद ये होता है
कि अगर हम VCE या IC को चेंज करें तो Q पॉइंट वेरी ना कर रहा हो, अगर बीटा चेंज हो तो Q पॉइंट चेंज ना हो रहा हो, अगर टेम्परेचर चेंज हो तो Q पॉइंट चेंज ना हो रहा हो, अनटिल अनलेस के ट्रांजिस्टर का कोई भी पैरामीटर चेंज हो लेकिन Q पॉइंट के ऊपर फ़र्क ना पड़े। तो उस सेंस में हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी पढ़ी थी। तो अगेन दैट वाज द रिवीजन कि हमने अभी तक क्या स्टडी किया। सो अगर मैं यही जो हमारे पास ये फिगर 4.38 है, अगर इसको सारे सामने रखें, जस्ट अ सेकंड, तो आप क्या कॉन्फ़िगरेशन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि लूप किस तरह का होगा बेस एमिटर वाला? इक्वेशन यानी कि बात करने का मकसद ये है कि कैन यू राइट डाउन द इक्वेशन, ये इस चीज़ के ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं बेस और एमिटर की। सर सर आई बी और आई सी एंटर हो रहा है सर, और आई ई सर लीव कर रहा है। आई बी जो है वो आर्क कौन से रहा है, यानी कि कोई ना कोई जब लूप लगाते हैं तो कोई ना कोई सोर्स भी होता है ना। यस आई सर। बी किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? सर आई बी रेजिस्टेंस फीडबैक रजिस्टर। नहीं, नो डाउट कि आर आर एफ कोई एक रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस कोई ना कोई सर्टन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, लेकिन बैकेंड पे एनर्जी कौन सी है जिसने आई बी को फ्लो किया है? क्योंकि करंट जो होता है, करंट फ्लो होता है, करंट इफेक्ट है, और उसके बैकेंड पे कोई ना कोई एनर्जी आपके पास होती है। सो यहाँ पर सोर्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने करंट को फ्लो करवाया? इक्वेशन को पिक्चर आपने देख ली, इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं इसको अगर आप। यही जो आपके पास सर्किट अगर आपके साथ शेयर किया जाए इसका, वाइट बोर्ड के ऊपर इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर इस पिक्चर के अलावा आपने इक्वेशन लिखनी है ना इसकी, तो आप लोग इक्वेशन लिखें, मैं तो वैसे पिक्चर बना रहा हूँ ताकि लिखे इक्वेशन।
वाइट बोर्ड नहीं शेयर, या आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्यों नहीं लिख रहे? कोई ट्राई तो करें ना यार। सर आपको पहले भी बताया वो पीसी पर लिखा नहीं जा रहा, मैं पीसी से लॉग इन तो लिखा नहीं जा रहा सर वाइट बोर्ड पर। सर मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन लिखा नहीं जा रहा। क्या देख रहे हैं? पीसी से व्हाइट बोर्ड पर लिखा नहीं जा रहा सर। अच्छा, नहीं अभी तो आप सबने लिखा है। सर मैंने तो तब भी कहा था। बुक ही खोल के लिखने लग पड़े हैं, अच्छी बात है। ठीक है, एक लिखने को कह रहा है VCC माइनस ICRC, और तो वो शायद इक्वल टू लिखा है उसमें। माइनस IBR ऊपर काफी जगह है, कोई और भी लिख सकते हो। ECC में आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हैं, आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होगा, ये TXT टेक्स्ट बॉक्स में इजीली लिखी जाती। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड मुझे। कोई नहीं है, बस एम ही लगे में। अच्छा चलिए, पिक्चर को देख के वैसे ही बता देंगे क्या होगा यहाँ पर। हम्म? चलें भाई, सर आई पार्टिसिपेट तो करें ना, प्रेजेंट ऐसे तो नहीं लगनी। और आई ई जो है आपका माइनस हो जाएगा। लिखने पर तो चलें, समझ आ रहा है, बोलने पर भी पाबंदी है क्या? सर आई सी और आई बी ऐड होंगे, आई ई माइनस होगा। ऊंचा बोलो थोड़ा सा। आई बी और आई सी ऐड होंगे और आई ई जो है वो माइनस होगा। IB और IC ऐड होंगे और IE जो है वो माइनस होगा। अच्छा,
ठीक है, ये तो करंट्स की फॉर्म होगी। तो आई बी कैलकुलेट फिर फर्दर यानी कि कैसे होगा ये तो चलें, कुछ इस पॉइंट में कुछ इश्यूज होंगे, कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी। तो आई बी को अगर कैलकुलेट करना इन अ सेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस और इस तरह की चीज़ें, तो कैसे कैलकुलेट होगा? सर आपकी आवाज़ में काइंडली आप रिपीट करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आई बी को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो किसी एक नोड पे करंट्स का आपने बता दिया ना। चले खैर, ऐसे सर तो इसी आपने पॉइंट को रीअरेंज कर डिवीजन से दें। फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पहले हम आई बी का, फिर के बाद नहीं, 4-5 आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किए हैं तो कुछ लिखवाने की कोशिश तो करें। कॉमन सा क्वेश्चन पूछा कि इसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्यों फ्लो कर रहा है भी। चलें भाई, क्लास पार्टिसिपेशन के तो 0 नंबर है ना वाम के। अच्छा, ओके। आपने अगर लूप लगाना है, यानी कि आपका मतलब ये है कि टीचर आए और बोलता बोलता रहे, समझ आए ना, एक क्विज एक रख दिया 4 कुछ दिनों बाद और एक क्विज ले लिया और उसमें 3-3 नंबर अपलोड कर दिए बस। चलो खैर, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे पूछें तो मुझे क्या एतराज़ है। एनी हाउ, यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने लूप कैसे लगाना है। मुझे ज़रा बॉल पॉइंट यूज़ करने दें। ओके, आपके पास ये फिगर थी 4.38 में, जिसका आपको कहा गया था यहाँ पर लूप लगाएं। तो अगर आप इसको देखें तो VCC ये वो एनर्जी है। इस पर किसी एक ने भी कमेंट नहीं किया। आई डोंट नो कि आप क्या पढ़ते हैं या बाद में क्या करते हैं। VCC वो सोर्स है जहाँ से आपके पास एनर्जी आ रही, और वो RC वाली रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए, RF के थ्रू होते हुए, ये बेस से होते हुए RE के थ्रू आ रहा है। तो ये वे है कि लूप आपका कैसे कंप्लीट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जहाँ तक बात थी एनर्जी की, ऐसा कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज वो एनर्जी है जो कि करंट को फ्लो करवाती होती है, राइट। सो जी बस, सो VCC जो है वो बेसिकली सोर्स है आपके पास। बीसीसी के ही बता रहा था। मेरी आवाज शायद लैग करने लग गई थी नेट की वजह से। मेरी आवाज़ मेरी सर मेरी हम्म सर मेरी अपनी आवाज नेट की वजह से लैग कर रही थी, इसलिए आपके शायद पता नहीं चला। मैं बीसीसी का ही बता रहा, जब आपने पूछा था कि एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। चलें, अच्छी बात है माशाल्लाह, अगर आप बता रहे थे दैट्स गुड। सो VCC और वो RC के थ्रू और देन RF के थ्रू और देन RE के थ्रू
अब तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन ही आपके माइंड में आता है कि बेस मीटर की बात हुई और बीच में आरसी क्यों आ गया? खैर एक तो चीज ये है कि पाथ ही वही आरसी वाला बन रहा है, वीसीसी, आरसी, आरएफ और बीबीई और आ आर रही होता हुआ। अब इसमें एक चीज ये आ है रही कि नो डाउट कि आरसी आपको बीच में यूज होती हुई नजर आ रही, लेकिन जो कलेक्टर का सी वाला पॉइंट है वो बीच में यूटिलाइज नहीं हो रहा। मैं उसको अगर हाईलाइट करूं, अगर इसमें आप देखें ये जो चीज़ है, यानी कि जो करंट इधर आया या कलेक्टर इस पॉइंट पे जो चीज़ है वो बीच में यूज नहीं हो रही आरसी के थ्रू। अब ये जो करंट आईसी डैश आपने लिखा हुआ, ये आईसी डैश बेसिकली इसीलिए कि ये कलेक्टर वाला नहीं है। आईसी डैश अब क्या है कि कुछ आईसी डैश का कुछ पोर्शन आईसी में जा रहा है, कलेक्टर की लेग पर जा रहा है, और कुछ पोर्शन आरएफ के थ्रू होता हुआ जा रहा है, जिसको आप आई बी कह रहे हैं। सो आईसी डैश दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आईसी और आई बी। ओके जी, तो अगर मैं लूप लगाऊं तो ये फिर लूप उसी तरह वीसीसी वाया आरसी और वाया आरएफ और वाया वीबीई और आरई, ये हमारे पास लूप लगेगा। वीसीसी और माइनस बल्कि माइनस वीबीई और ये बीटा डबल के इससे पिछले अगर पेज पे जाएं तो वो आपको चीज़ बेहतर समझ आएगी। वीसीसी, ये आपके पास जीसीसी एनर्जी माइनस आईसीआरसी। अब यहाँ पर इस दफ़ा आईसीआरसी क्यों नहीं, आईसी डैश है, क्योंकि ये वो आईसी डैश वो करंट है जो कि कुछ आईसी में जा रहा है और कुछ आईबी के अंदर जा रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर इस दफ़ा आईसी डैश है। फिर फीडबैक रेजिस्टेंस से गुजरा, तो जो आरएफ से करंट गुजरा वही बेस से गुजरा, दैट इज आईबी, और फिर बेस और मीटर के क्रॉस वीबी, और फिर मीटर के क्रॉस आईई आरई। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए आईसी डैश, ये एक नई चीज़ इस दफ़ा आपके सामने आई है। सो आईसी डैश था कुछ करंट कलेक्टर में जा रहा है और कुछ बेस में जा रहा है, और क्योंकि बेस में जाने वाला करंट वहाँ है तो इसीलिए आईसी डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आईसी। तो आईसी डैश क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आईसी। तो इसका इशू भी खत्म हो गया, जो आईसी डैश इस दफ़ा जब आप ये कह रहे हैं कि आईसी डैश इज इक्वल टू आईसी, तो आईसी बेसिकली क्या होता है, दैट इज बीटा टाइम्स आईबी, और आईई क्या होता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली आईसी ही होता है। और एक्चुअली यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर आप सारे जो करंट्स हैं उनको एक करंट की फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं, सारे करंट्स को आप आई बी में लेकर जाना चाह रहे हैं, ताकि आपके पास प्रॉपरली जो है वो आई बी के अंदर सारे करंट्स हों और आप आई बी कैलकुलेट कर लें। ये आई ई आई बी में कैसे जाएगा, क्योंकि आई होता है अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी, तो आई सी क्या होता है बीटा टाइम्स आई बी, तो ये भी आई बी में चला गया, ये पहले ही आई बी है। और ये जो आई सी डैश है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी है, और आई सी क्या होता है बीटा टाइम्स आई बी। तो ये जो आई सीज थे वो बीटा टाइम्स आई बी हो गए, और जो आई बी पहले ही था वो उसी तरह रहा है। तो अब जितने भी इसमें करंट्स हैं वो आई बी की फॉर्म में, कोई भी करंट्स किसी और फॉर्म में नहीं है। सिर्फ एक ये मेन चीज़ थी कि आई सी डैश जो है वो आई सी प्लस आई बी है। इसको दोबारा अगले पेज पर जाके देख लेते हैं। बुक नजर आ रही है या बुक चली गई अभी आपके सामने, बुक नजर आ रही है? आ रही ठीक है, ओके जी। तो ये आपके पास क्या बन गया, वी सी सी माइनस बी बी बीटा टाइम्स आई बी आर सी प्लस आर ई माइनस आई बी आर एफ। अब कुछ जो कॉमन चीज़ें उनको आपने कॉमन करना यानी कि शुरू कर दिया। आई बी को एक तरफ रख दिया, बाकी पूरी इक्वेशन को आप एक साइड पर ले। ये मैंने पिछले पेज पर आपको सिखाया था कि कैसे सारे करंट्स आपने आई बी की फॉर्म में लिखें। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो कंपेयर करता है इसको पिछली कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर भी अक्सर आपके पास टॉप पर जो है ना वो वोल्टेज का डिफरेंस होता है और नीचे आपके पास रेजिस्टेंसेस होती हैं।
अब मीटर बेस जो आपके पास थी उसमें भी बीटा के साथ कुछ रेजिस्टेंसेस आ रही थी, फिक्स प्राइस के अंदर बीटा की भी साथ रेजिस्टेंस नहीं थी, बाकियों के साथ थी। तो सम हो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन की तरह थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन खैर ये हमारा टॉपिक सर वो नहीं। बीटा प्लस वन होती थी ना उसके अंदर मीटर बाइस में। वो आपकी बात ठीक है, बीटा प्लस वन को भी हम बीटा में ले जाते हैं, क्योंकि प्लस वन जो होता है वो बीटा की वैल्यू जो उनके बड़ी होती है प्लस वन की निस्बत। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 है, बीटा 100 है, तो प्लस वन करें तो दैट इज 101, तो उसको हम बीटा में ले जाते हैं। ठीक है सर। और वो भी आपकी बात ठीक है, क्योंकि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उनमें वोल्टेजेस के नाम कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर VCC माइनस VB है, आपने वोल्टेज वाटर में देखा, उसमें ई थेवेनिन का रोल था, ठीक है। जी सर। तो समहाउ नाम थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो बात मिलाने की जो कोशिश की थी वो ये की थी कि ऊपर भी कुछ दो वोल्टेजेस का डिफरेंस है और नीचे भी सम और रेजिस्टेंसेस ऐड अप हुई हुई हैं विद सम सॉर्ट ऑफ बीटा, ठीक है। तो मैंने एक जनरल टर्म यूज़ की है कि यानी कि ऊपर दो वोल्टेजेस का डिफरेंस है, वो कुछ भी हो सकता है, बाकियों में मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसको लिखा गया है ना, फिर उन्होंने लिखने की कोशिश की कि आई बी इज इक्वल टू वी डैश। वी डैश का मतलब है कि कोई दो वोल्टेजेस हैं और उनका आपने डिफरेंस लिया हुआ, और आर एफ दैट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस प्लस बीटा, और आर डैश ये भी कोई रेजिस्टेंस है जो कि क्या बेसिकली आर सी और आर ई का सम अप है। आपने इक्वेशन नंबर जो 4.11 है उसको एक जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये जो आपके पास, जस्ट अ सेकंड, ये आपके पास जो इक्वेशन 4.11 है, ठीक है, उसको आपने एक जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट, वी डैश क्या, दो वोल्टेजेस का डिफरेंस आ रहा है, फीडबैक रेजिस्टेंस आर डैश, ये आपके पास क्या आर दो डैश, रेजिस्टेंस। हाँ जी, बीटा दो इंटू रेजिस्टेंस। आर, सॉरी बीटा तो वैसे आपने लिखा हुआ आर सी प्लस आर ई का सम अप है। तो उसने कहा फॉर द फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन बीटा आर डैश डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको पता था फिक्स्ड बायस का, जब हमने फॉर्मूला देखा था ना उसमें बीटा आर ई नहीं आ रही थी, अब बीटा टाइम्स रेजिस्टेंस आनी शुरू हुई थी एमीटर बायस के अंदर। तो ये बात भी उसकी जी। ठीक है। ओके जी, फॉर द एमीटर बायस सेटअप विद बीटा प्लस वन, ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि उसमें बीटा होता है, सर ये देखें बीटा प्लस वन अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू बीटा। सो बीटा। उसमें आपके पास जो चीज़ आ रही थी मीटर बाइस के अंदर, उसमें बीटा आर ई था, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, तो बीटा आर ई था उसके अंदर। तो यहाँ पर अगर उससे कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारा आर डैश से मुराद आ रही है, और अगर फिक्स्ड बाइस की बात करें तो उसमें आर डैश था ही नहीं, और अगर मीटर बाइस की बात करें तो उसके अंदर आर डैश का मतलब था आर ई, और यहाँ पर आर डैश का मतलब है आर सी प्लस आर ई। तो उसने लिखा बिकॉज आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। सो अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करूँ तो आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, तो ये आपके पास आई बी जो है उसकी जगह आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, उसकी जगह आपके पास आ जाएगा आई सी ओवर बीटा। सो जब आई बी की जगह ये आई सी ओवर बीटा आएगा, ठीक है, तो बीटा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये बन गया बीटा वी डैश आर एफ प्लस। अच्छा, इसमें आपने परेशानी होना कि ये क्या हो रहा है, ये सम हो एक जानबूझ के एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाई जा रही है, ठीक है, और वी जी सर। डैश ऊपर से बीटा नीचे ले आए, इससे बीटा कट जाएगा, इसके नीचे बीटा आ जाएगा और इसका भी बीटा कट जाएगा। तो ये आपके पास वी डैश आर एफ बीटा प्लस आर डैश लिखा गया। अब आगे उसने कहा इन जनरल द लार्जर आर डैश इज कंपेयर्ड विद आर एफ बीटा द मोर एक्यूरेट द अप्रॉक्सीमेट दैट। अब अगर आप आर डैश की वैल्यू बहुत बड़ी कर दें, तो बहुत बड़ी वैल्यू के साथ जब कोई चीज़ सम अप होती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, यानी कि बीटा प्लस वन के अंदर अगर वन ऐड हो रहा था तो वन की वैल्यू नहीं रही थी, बीटा की वैल्यू ही बची थी। जब आप बहुत बड़ी चीज़ में कोई चीज़ ऐड अप करते हैं तो बड़ी चीज़ की ये अहमियत होती है, जो स्मॉलर लेवल पे चीज़ होती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो ये कह रहा है कि अगर आर डैश की वैल्यू बहुत बड़ी हो, सो आर डैश बेसिकली है क्या, आर सी प्लस आर ई, तो ये जो आर एफ ओवर बीटा है ये बीच में से इग्नोर हो जाएगा, इसका उतना रोल नहीं रहेगा। सो इन जनरल द लार्जर आर डैश इज कंपेयर्ड विद आर एफ ओवर बीटा द मोर एक्यूरेट द अप्रॉक्सीमेट दैट। अब उसमें आपने कर दिया आई सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी डैश ओवर आर डैश। तो वी डैश बेसिकली क्या है, वी डैश आपके पास VCC और माइनस VB दो वोल्टेजेस का डिफरेंस है, और R डैश क्या है, R डैश जो है वो आपके पास RC प्लस RE है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से बीटा से ऑलमोस्ट आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो वो कहता है द रिजल्ट
is an equation absent of beta which would be very stable for variation in beta. कह रहा है कि यहाँ पर बीटा की इन्वॉल्वमेंट आज सच नहीं है because r dash is typically larger for the voltage feedback configuration than for the emitter bias configuration. The sensitivity to variation in beta is less. बीटा डिपेंडेंट नहीं है ये, तो इसकी वेरिएशन जो है वो बीटा की रिस्पेक्ट से लेस है. वी डैश क्या है? दो वोल्टेजेस का डिफरेंस. बीटा का कोई रोल नहीं वो बनाने की कोशिश कर रहा. आर डैश क्या है? कलेक्टर और emitter की रेजिस्टेंस का सम. So that's why he's saying of course r dash is, अब r dash is 0 ohm for the fixed bias. fixed bias के अंदर बीटा आर ई की कोई टर्म नहीं थी या बीटा के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं थी. फिक्स्ड बायस का फॉर्मूला भी जाके देख लीजिएगा. एंड इज देयरफॉर क्वाइट सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन बीटा. अब फिक्स्ड बायस के अंदर आपने देखा था कि उसके अंदर बीटा की खैर कोई टर्म नहीं थी, और जब आपने फिक्स्ड बायस का एनालिसिस किया तो आईसी और वीसी की वैल्यूज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही थी. अभी पिछले टॉपिक में आपने देखा कि उसमें 300 टाइम्स वेरिएशन थी और वोल्टेज डिवाइडर में 3% के करीब वेरिएशन थी. तो अब ये तो था कि अगर आपने मीटर बेस्ड लूप लगाना, अगर कलेक्टर वाला लगाना हो तो फिर क्या होगा? वीसीसी आईसी डैश के रास्ते आरसी से होता हुआ, वीसी से होता हुआ आरई के थ्रू. अगर आपने कलेक्टर और मीटर लूप लगाना हो तो कलेक्टर मीटर लूप में क्या है कि वीसीसी आरसी के थ्रू होता हुआ, वीसी के थ्रू होता हुआ आरई. सो ये आपने लिख दिया कि आई आर ई वी सी आई सी डैश आर सी माइनस वी सी सी. तो अगेन जो आई सी डैश है वो अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी और आई अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी. अगेन वहाँ पर आपको ज़रूरत थी आई बी की, आप सारे करंट्स ले गए थे इन द फॉर्म ऑफ आई बी. यहाँ पर आपको ज़रूरत है आई सी की, तो यहाँ पर जितने भी करंट्स हैं अनवांटेड या वांटेड उन सारों को आप ले जाएंगे आई सी में. तो आप सारे करंट्स को आई सी में ले गए. सो ये आपके पास आ गया वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस. तो ये कलेक्टर मीटर लूप था और वो प्रीवियस जो था वो बेस मीटर लूप था. और ये हमारे पास, अच्छा इसमें किसी को लूप के दौरान जो हमने लूप लगाया उसके कोई इक्वेशन वगैरह जो लिखे उसमें किसी को आई सी डैश एक नई चीज़ आई थी और वो आई सी डैश जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था. अगर इसमें पिक्चर में भी समझाने की कोशिश करो तो यहाँ पर जो 4.7 किलो ओम है लेट से, इससे गुजरने वाले करंट को वो आईसी डैश कहते हैं और ये करंट यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. कुछ आईसी में चला जाता है और कुछ वाया आरएफ बेस में चला जाता है. सो आईसी डैश इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. तो आई बी चूँकि बहुत कम होता है तो आईसी डैश अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी. ठीक है, तो ये चीज़ थी बेसिकली उसके अंदर. ओके जी, इसमें कोई इतराज़ वगैरह क्योंकि फिर न्यूमेरिकल देख लेते हैं. नो सर. अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर अगर देखें तो ये 10 वोल्ट वो एनर्जी है वीसीसी, और अगर आपने लूप भी लगाना हो तो वीसीसी माइनस आई सी डैश आर सी, और ये आपके पास आई बी आर बी के थ्रू होता हुआ, ठीक है, और वी बी के थ्रू होता हुआ और आर ई के थ्रू होता हुआ. ठीक है, तो फिर आप इसकी इक्वेशन लिख लेंगे और उसमें जो चीज़ आपको डिमांडेड है आई बी उसको एक साइड पर रख लेंगे, बाकी जितने भी करंट्स हैं उनको आप आई बी की फॉर्म में ले आएंगे. ठीक है, जैसे अभी ऊपर किया था. सो वी सी सी माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस बीटा आर सी प्लस आर ई. तो ये आपने जब तो दैट इज बीटा टाइम्स आई बी, और जब वी सी फाइंड आउट करना है तो वेक्टर मीटर लूप लगाएंगे वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई. इस न्यूमेरिकल में तो कोई इशू नहीं. अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल है, ये एक दफ़ा इस एग्जांपल को स्किप कर रहा हूँ, वापस अभी आ जाता है इसी के ऊपर. अच्छा, अगर आप ये चीज़ देखें तो ये भी कलेक्टर फीडबैक है या कोई और फील हो रहा है? सर कलेक्टर ही कलेक्टर फीडबैक ये बस ये है कि दो सीरीज में रेजिस्टेंसेस आ गए हैं तो दोनों ऐड अप हो जाएंगी. 91 किलो ओम और 110 किलो ओम, क्योंकि सीरीज है ना, सीरीज के अंदर करंट भी सेम ही रहेगा. तो ये बेसिकली क्या हुआ, जो आपके पास आर बी है
RB बेस का जो रेजिस्टेंस है वो सम अप है दो रेजिस्टेंसेस का, RF1 RF2 का। ठीक है, बस इसमें इतना इसके अंदर फर्क है, बाकी आप उसी तरह इसको सॉल्व करें। उसी तरह ही आपने VCC फाइंड आउट किया, अगर VC फाइंड आउट करें उसके बाद आप, तो ये एज इट इज सेम है जैसे आपने पहले किया हुआ था। अच्छा, वापस वो जो एक एग्जांपल कह रहा था कि स्किप किया है, उसकी तरफ आते हैं वापस। अच्छा, ये है कि रिपीट एग्जांपल 4.12 यूजिंग अ बीटा ऑफ 135 50% ग्रेटर देन इन एग्जांपल 4.1। प्रीवियस जो आपके पास एग्जांपल थी उसके अंदर बीटा की जो वैल्यू थी उससे उसने बीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, 135 पे वो कैलकुलेट करा। प्रीवियस में बीटा की, और ये हमारी प्रैक्टिस पहले भी रही है कि हम बीटा को वेरी करें और कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें विद द फिक्स्ड बायस कि क्या उसमें डिफरेंसेस आते हैं। सो जब आपने वेरिएशन की तो उसी तरह जस्ट आपने बीटा बदला, जहाँ जहाँ पर बीटा आ रहा होगा वो वैल्यूज उसी तरह चेंज होती जाएंगी। सो जब आपने कैलकुलेट की चीज़ें तो आपसे कह रहा है कि इवन दो द लेवल ऑफ बीटा इंक्रीज 50%, आपने 50% बीटा को इंक्रीज किया था। जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की वो ये ऑब्जर्व किया, द लेवल ऑफ IC ओनली इंक्रीज 12.1%। 12.1% खैर इंक्रीज आया IC में, ये तो खैर ओनली कह रहा है, लेकिन दैट इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट चेंज। whereas the level of VC decreased about 20%, again ये भी एक reasonable figure है 20.9। so if the network were a fixed price, a 50% increase in beta would resulted in 50% increase in IC। सो वो ये कह रहा है कि अगर ये फिक्स्ड प्राइस होता तो 50% अगर बीटा में इंक्रीज हुआ तो 50% ही इंक्रीज IC में होना था। हमने भी वहाँ पर एक एग्जांपल की थी कि हमने 100% चेंज किया तो 100% ही आगे चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, एंड अ ड्रामेटिक चेंज इन द लोकेशन ऑफ द क्यू पॉइंट। सो आप इसको रीड आउट करें और देखें कि अभी आपने देखना है कि ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट थी या ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेस्ट है। अभी आंसर कोई नहीं करेगा, आपने ये थ्योरी को स्टडी करना और उसके थ्रू अभी आंसर सोचना है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा जी, बताएं क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? सर ऑब्जर्वेशन अभी तक तो ये है कि फिक्स्ड प्राइस में जो है इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा आता है करंट में एज कम्पेयर टू दिस वन। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है ये वाली बेस्ट है या वोल्टेज डिवाइडर? सर वोल्टेज डिवाइडर आई गेस बेटर है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर में आपका हमने बीटा चेंज किया था तो आई गेस चेंज सर 3% आया था, सबसे कम उसमें आया था वोल्टेज डिवाइडर में। बिल्कुल सही है।
मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि स्टिल टिल टुडे सो फॉर जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, वोल्टेज डिवाइडर इज द बेस्ट वन सो फॉर। लाइट के आगे कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो जिसके अंदर स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो, लेकिन इसका जो अंदाज़ है ये हमेशा जो भी कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करता है उसको कंपेयर करता है विद द फिक्स्ड बायस, राइट। यानी कि जी डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आपको प्रोवाइड करता जा रहा है और फिक्स्ड बायस से कंपेयर करता जा रहा है और देखता जा रहा है कि फिक्स्ड बायस की निस्बत इसने जितनी भी प्रोवाइड की हैं उनको कंपेयर नहीं करता। अभी यहाँ पर आपने थ्योरेटिकली इसका कंपैरिजन देखा होगा कि इसने जस्ट फिक्स्ड बायस से कंपेयर किया। जब वोल्टेज जी डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी तो उसको भी उसने फिक्स्ड बायस के साथ किया, एमीटर बायस एक भी मिनट उसने सेट कर ली ना बायस उसमें। के साथ किया। सो एनी हाउ सम हाउ अगर हमने एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर देखना हो तो मेरे ख्याल से वोल्टेज डिवाइडर बेस्ट सो फॉर जा रहा है, ठीक है। और ये कमेंट हार्डली इसलिए है क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमारी एक अपनी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि अभी तक जो पढ़ा है उसमें बेहतर कौन सी थी, ये क्या सिनेरियो है, ठीक है। और हम भी इसी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके भी न्यूमेरिकल जो हैं उसको थोड़ा देखने की कोशिश करें, ठीक है। फिर 2 टॉपिक और हैं वो पढ़ने और फिर हम इंशाल्लाह एसी एनालिसिस की तरफ मूव कर जाएंगे क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की टाइप्स हैं। सो वो सारी की सारी का खैर एक ही पर्पज़ है कि IB IC और BC वही बातें रिपीट हम अगेन 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 करी जा रहे हैं। सर एशियन एनालिसिस में भी यही कॉन्फ़िगरेशन थी। ये यहाँ पर DC एनालिसिस है, वहाँ पर AC एनालिसिस होगा कि इनपुट आई और वो एम्पलीफाई होके मिली है, वो सिग्नल्स के ऊपर होगा, जी सर। AC सिग्नल्स सर के। उसमें आप डीसी को इग्नोर कर देंगे जैसे इसमें एसी हाँ को जी, कर रहे हैं। इसमें DC वाले ये जितने हम फैक्टर अभी कर रहे हैं ना उसको इग्नोर कर देंगे और उसमें AC एनालिसिस है क्योंकि अभी आपने देखा इनपुट और आउटपुट की किसी ने बात ही नहीं की, यस सर। तो उसमें इंशाल्लाह वो वाले फैक्टर्स इंक्लूड होंगे और इसका ट्रांजिस्टर का जो इक्विवेलेंट मॉडल होता है वो बीच में आएगा। तो यानी कि अंदरूनी तौर पर ट्रांजिस्टर कैसा देखने को फील होता है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। जैसे एक डायोड होता है तो आप उसको 0.7 की इक्विवेलेंट या 0.3 की इक्विवेलेंट या उसकी कोई रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट उसको ले लिया था, इस तरह ट्रांजिस्टर को भी हम देखेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में होती मुलाकात आप लोगों से। जी सर, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।